हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जेई एडवांस 2020 उसका जो फिजिक्स का जो पहला पेपर था उसके सॉल्यूशंस हमने देखे। उस पेपर के क्वेश्चंस को कुछ एनालिसिस हमने किया और कोशिश हमने की कि पूरे कोई भी क्वेश्चंस को छोटे से छोटे आसान तरीके से सॉल्व करने की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में सेकंड पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो पहला जो सवाल है इस पेपर में वो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है और वो क्यूबिकल शेप में है, मान लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, और इसमें वाटर भरा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इस कॉर्नर से समथिंग 12 सेंटीमीटर दूरी पे, और एक ऑब्जर्वर यहाँ है। और ये ऑब्जर्वर जब इस कॉर्नर से देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इसके दो इमेजेस बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? जैसे देखिएगा, एक रे ऐसे आ रहा है, तो ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो ये नॉर्मल होगा। एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। अगर मैं इस सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन देखता हूँ तो यहाँ से जाने वाला जो रे है ये मेरा इंसिडेंट एंगल होगा 45 डिग्री। ये रे क्या होगा, यहाँ पर डेंसर से रेयर में इंटर हो रहा है तो थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगा ऐसा, तो ये रे ऐसा होगा। और कोई तो भी दूसरा रे हमको अगर लेना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा कोई तो भी रे, यहाँ कोई तो भी इसी के बहुत करीब में, ये वाला पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट समथिंग बी मानते हैं, ए के बहुत करीब में दूसरा एक रे हम यहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये भी रे कुछ एंगल से इस तरह से डेविएट करेगा, इस तरह से कुछ एंगल से डेविएट करेगा। ये दो रेज बाहर निकलेंगे, दो रेज, ये वाली और ये वाली रे, दो रेज बाहर निकलेंगे। तो इस आई को, ये जो इमेज दिखेगी वो कहीं तो भी यहाँ कहीं तो भी दिखनी चाहिए। दिस शुड बी राइट। अगर ये रिफ्रैक्शन में इसके ऊपर ले रहा हूँ तो एक इमेज यहाँ पर होगी। अगर मैं रिफ्रैक्शन इसके थ्रू लेता हूँ और इसे नॉर्मल कंसीडर करता हूँ तो सिमिलरली सिमेट्रिकली यहाँ पे और एक इमेज बनी है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये दो इमेजेस के बीच में की डिस्टेंस, दूरी ढूंढनी है, सेपरेशन ढूंढना है। अगर वैसे देखा जाए तो अगर इस पॉइंट को बहुत इसके करीब लेके अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन आएगा। यहां पर इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को लेके हम थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेटेड मेथड फॉलो करने वाले हैं। हो सकता है ये ओवर सिंप्लीफाइड और ओवर अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, तो इससे जो भी आंसर आया है हो सकता है वो आंसर से दूसरे मेथड से करने के बाद जो आंसर मिलेगा उससे ये डिफर कर सके। एक अप्रोक्सीमेटेड आंसर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को लेके, आगे आने वाले बाकी के सवाल को लेके कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके एक अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर तो एक्चुअली ओरिजिनल जो रे डायग्राम होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन इस तरह से दे रहा हूं कि मान लीजिएगा इसको मैंने, ये जो क्यूब था उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया ताकि ये दोनों साइड से एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये साइड यहाँ है और ये साइड में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दिया ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिएगा हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से 12 सेंटीमीटर के पास। तो अगर मैं दिखता, ये एक रे यहाँ से जा रही है तो इधर कहीं तो भी जाएगी, इधर कहीं से, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद ये मेरा नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट रहे, ये 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल है। तो ये रे कैसी जाने वाली रे थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। तो इधर से आप जब देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये जो रे है यहाँ कहीं से तो भी आती हुई नजर आएंगी समथिंग यहाँ से। और एक ऑब्जर्वर मान लीजिएगा इधर से है, तो ये रियल डेप्थ है इसकी, इस ऑब्जर्वर के लिए। मान लो एक ऑब्जेक्ट ओरिजिनली समथिंग h डेप्थ के पास है, तो इधर से देखने वाले ऑब्जेक्ट को ये वाला जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ये अपरेंट डेप्थ है। तो हम दो रेज यूज कर रहे हैं, एक ऐसी वाली रे यूज कर रहे हैं और एक ऐसी वाली रे यूज कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए। हालांकि इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बहुत अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, क्योंकि इधर से जाने वाली रे किसी भी हाल में इस वाले ऑब्जर्वर को नहीं पहुंचने वाले हैं। एक अप्रोक्सीमेटेड मेथड हम यूज कर रहे हैं इमेज की पोजीशन लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लो मेरा अपरेंट डेप्थ है, तो h/μ, और ये पूरा डिस्टेंस होगा मेरा h। अगर मेरा 12 सेंटीमीटर है तो ये मेरे ख्याल से h कितना होना चाहिए, 45 डिग्री से, तो 12/√2 cos 45 या sin 45, तो 12/√2 इसका मतलब 6√2 आएगा।
और ये अपरेंट डेप्थ तो जानते हैं हम h बाई म्यू होता है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा डेल्टा h माइनस h बाई म्यू कर रहा हूँ। h की वैल्यू 6√2, h बाई म्यू की वैल्यू है कुछ इस तरह से, म्यू की वैल्यू 4/3 है। यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो डेल्टा h की वैल्यू कुछ इस तरह से 3√2 आ रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3√2 है। हमें इस लाइन से, इस लाइन को सिमेट्रिकली दो इमेजेस बने, तो इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है, ये जो इमेज है, ये लाइन से इस लाइन से ये डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस x मानते हैं, तो क्लियरली x की वैल्यू होगी इसका भी cos 45 है, इसका sin 45, यानी 3/√2 का sin 45 करते हैं तो x की वैल्यू जो बनेगी 3/√2 का sin 45 करते 1/√2 यानी 3/2 आएगा। ये डिस्टेंस 3/2 आएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 3/2 ही होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये दो इमेजेस है, इनके बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो I1 I2, ये 3/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द अप्रोक्सीमेटेड सॉल्यूशन। If you take the real mechanism of the ray diagram, then the solution may differ, right? For particularly this question I am talking. इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है उसमें इस तरह की डिफिकल्टी नहीं है, उसके जितने भी सॉल्यूशंस है वो डेफिनेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िएगा। एक टनल है, टनल के अंदर से एक ट्रेन जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रेन, और ट्रेन की वेलोसिटी है कुछ vt, और ये टनल है। ट्रेन का क्रॉस सेक्शन है st, और टनल का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ 4 गुना है ट्रेन के क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो ट्रेन की, जैसे इधर जो एयर होगी वो नॉर्मली अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास होगी, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली जो एयर है वो इधर आती हुई नजर आएगी आपको, और ये वाला एयर जब इसके अंदर घुस जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा क्रॉस सेक्शन है 4st क्रॉस सेक्शन यहाँ पर, और जब यही एयर इस टनल के बीच में और ट्रेन के बीच में जाएगा तो क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, तो वहां पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एयर की यहाँ पे ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ और यहाँ पे अगर बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर इस एयर की डेंसिटी में रो मानता हूँ और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में खास कोई फर्क नहीं है, तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से हाफ रो vt² प्लस p0 इज इक्वल, यहाँ पर अगर स्पीड फ्लूइड की स्पीड अगर v है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान रहे हैं ताकि उसकी डेंसिटी यहाँ और यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, प्लस वहाँ का प्रेशर है p। तो अभी हमें ऑब्वियसली p कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो प्रेशर कम हो जाता है बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में। इस यहाँ पे जो एयर है यहाँ पर कितने क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है, कितनी स्पीड से, vt स्पीड से ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ये जो एयर है एटमॉस्फेयर के vt से, तो कितना क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, 4st इंटू स्पीड है vt। बट वही एयर अभी कितने क्रॉस सेक्शन में जा रही है, वो जा रही है कुछ 4st में से st निकाल देंगे तो 3st, और कितनी वेलोसिटी से जा रही है v। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो सेम होना चाहिए, चाहे ये वाली एयर रहने दो या फिर अंदर ट्रेन और टनल के बीच में की एयर रहने दो। तो यहाँ इसके अंदर जब फ्लूइड जाता है, एयर फ्लूइड जा रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4/3 vt, राइट। तो अगर इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो हो जाता है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। तो हाफ रो vt² प्लस p0, हाफ यहाँ पे हाफ रो v के जगह पे हम लिख रहे हैं 16/9 इंटू vt² प्लस p। तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, समथिंग p0 माइनस p, ये इसमें से ये इधर लेके जाते हैं तो हाफ रो इंटू vt² कॉमन अगर जाता है तो इधर 16/9 माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 9 रो vt², 16 माइनस 9 मतलब 7। तो उन्होंने ऑप्शन में दिया है 7/2n इंटू रो vt², तो n की जगह पर यहाँ पर हमारा आ रहा है 9, सो द वैल्यू ऑफ द n शुड बी इक्वल टू 9। सो आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पे छोटा सा एक होल बनाया गया है, और ये और एक कैपेसिटर है, इनके बीच में कुछ तो भी इस तरह से
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ 200 वोल्ट। इनके बीच में की जो दूरी है दो प्लेट के बीच में की वो है कुछ 0.01। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से जो फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, दैट शुड बी इक्वल टू 200 बाय 0.01 करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 2 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। दिस शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले क्या किया कि कुछ ऑयल ड्रॉप्स जिसकी डेंसिटी भी गिवन है, आई थिंक डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन एज समथिंग 900 kg मीटर क्यूब, और इसका रेडियस वगैरह भी दिया है। आई थिंक इसका जो रेडियस दिया है वो है 0. इसका रेडियस क्या दिया है, 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से कुछ ऑयल ड्रॉप्स डाले हैं और वो चार्ज करके डाले हैं, तो कुछ उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो वो जब ऑयल ड्रॉप जब यहाँ पे जा रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो ये टर्मिनल स्पीड से जा रहा है। तो टर्मिनल स्पीड क्या होगी, इसको क्यों आती हुई, यानी कांस्टेंट स्पीड से जाता है, यानी इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, mg तो लग रहा होगा, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है मतलब खुद तो भी एक और फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली वो विस्कस फोर्स होगा। ये मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज निकालने के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। शायद ये जो क्वेश्चन है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही प्रभावित है, उसी से वही इंस्पिरेशन इस क्वेश्चन का ऐसा लगता है। तो फोर्स, ये फ्रिक्शन, ये विस्कोसिटी फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है ऑफकोर्स 6π∗v, और वो mg को बैलेंस करता होगा जब ये कांस्टेंट स्पीड से जाता है। अचानक से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर फोर्स लगाएगा और इसे एकदम से रोक दे रहा है, और इसकी वजह से फ्लोट कर रहा है, यानी तब फ्लोट कर रहा है तो रुक गया तो विस्कस फोर्स लगने का कोई चांस नहीं है। तब इसके ऊपर लगने वाले दो ही फोर्सेस लगेंगे, एक होगा mg नीचे लगेगा और एक लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो मान लेते हैं इस ड्रॉप के ऊपर का टोटल चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण इसके ऊपर लगेगा जो फोर्स लगेगा EQ लगेगा। अभी ये Q चार्ज इसके ऊपर ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज होगा n इंटू ई। ये EQ के बदले हम ये लिखा, m के जगह पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 πr³, डेंसिटी है 900 kg/m³ इंटू g की वैल्यू है 10। तो देखिएगा अभी n ढूंढना है हमको, n शुड बी इक्वल टू, यहीं पे अगर सॉल्व करता हूँ मैं इसको, n इंटू ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इस कैपिटल E की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, तो 4/3 3.14, R की वैल्यू है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60 10⁻⁻21 होगा, क्यूब अगर करते हैं तो ये 900 अगेन इंटू 10। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी कुछ, इसे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमने सॉल्व करके देखा था अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग आती है, लेकिन n जो है इंटीजर होना चाहिए, तो हम n की वैल्यू लगभग 6 आ जाती है। तो ये जो तीसरा सवाल है ये इंटीजर टाइप के सवाल है, इसका तीसरा जो आंसर है वो 6 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इधर स्क्रीन पे है क्वेश्चन। फिर से एक बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसके कैलकुलेशन। इसमें एक बलून है, बलून में कुछ सैंड बैग्स है, हर एक बैग का मास सेम है, 1 kg है हर एक बैग का मास। तो कुल मिला के शुरुआत में जो टोटल मास है सैंड में, ये बलून में, वो पूरे सैंड बैग का मास मिला के 480 है, 480 kg है, और ये बलून ऊपर जा रहा है फोर्स ऑफ बायन्सी के कारण। और इस एटमॉस्फेयर में जब बलून जा रहा है उसका जो उस एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है एयर की, वो इस तरह से बदल रही है, ρh = ρ0 × e⁻⁻h/s0। यहाँ पर h0 का मतलब ये दिया गया है। तो क्या हुआ कि सर्टेन हाइट h1 के पास बलून जाने के बाद, बलून का वॉल्यूम v है और अंदर टोटल मास m है, तो बलून h1 हाइट के पास जाने के बाद इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ बायन्सी mg के बराबर हो रहा है।
उस डेंसिटी के लिए, ρ1 मतलब h1 हाइट के पास की डेंसिटी। आप देख सकते हो डेंसिटी जो है हाइट के साथ बदल रही है। तो h1 हाइट के पास बलून की डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो क्या किया गया, तो एक इक्वेशन हमने लिख लिया था, ρ1 GV, यहाँ पर फोर्स ऑफ बायोंसी ρ1 GV mg, राइट। बाद में क्या हुआ कि कुछ इसमें से कुछ सैंड बैग्स निकाल दीजिए। हर एक बैग का वेट है, मतलब मास है 1 kg, तो इसमें से कुछ n बैग्स निकाल दिए, तो टोटल मास कितना निकल जाएगा, n मास n इंटू 1, मतलब n kg मास निकल गया। तो इसके अंदर अभी टोटल मास बचा है m माइनस n। तो ऑब्वियसली अभी थोड़े से सैंड निकाल लेने के बाद mg कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये और ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो डेंसिटी फिर से कम हो रही है। तो सर्टेन हाइट h2 के पास फिर से फोर्स ऑफ बायोंसी m माइनस n इंटू g के बराबर होगी, मतलब बचा कुचा जो भी वेट है उसके बराबर हो रही है। तो फिर से हमने यहाँ पे इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिया, L2GV और m माइनस n इंटू g, इसको दोनों को फिर से इक्वल कर दिया। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट ρ1 बाय ρt, ρ2 m बाय m माइनस n। तो ρ1 को हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, ρ0 e पावर माइनस h1 बाय h0 ρ1 के लिए, और उसी तरह से ρ2 के लिए h2 बाय, ये हाइट हमारी h2 है, h2 बाय h0 लिखते हैं। तो इस माइनस h2 को ऊपर लेके जाता हूँ, तो इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, e पावर माइनस h2 प्लस h2 हो जाएगा ऊपर, h2 माइनस h1 बाय h0 इज इक्वल टू m बाय m माइनस n। तो h2 माइनस h1 की, h2 और h1 की वैल्यू दी गई है, h2 की वैल्यू 150 है और h1 की वैल्यू 100 है, तो ऊपर बन जाएगा 50, नीचे बनेगा 6000, h0 तो 6000 दिया है। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है e पावर 1/20 इज इक्वल कैपिटल F बाय कैपिटल M माइनस M। अब देख सकते हैं ये काफी छोटी वैल्यू है, तो e का एक्सपेंशन इस तरह से होता है, e पावर x इज इक्वल 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो x अगर बहुत छोटा है तो ये हायर ऑर्डर वाली टर्म मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो e पावर x की उस केस में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1 प्लस x। तो इसी तरह से e पावर 1/20 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए 1 प्लस x, x का मतलब है हमारा ये 1/120। तो इसको फिर से सॉल्व करता हूं तो 120 1/120 आता है, तो 120 1/120 यानी e पावर 120 की जो वैल्यू है m बाय m माइनस n के बराबर कर दिया हमने। तो इसको उल्टा कर दिया मैंने, m माइनस m बाय n, तो 120/121, तो इसको m बाय m 1 होगा, n बाय m यहाँ पर है। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, n बाय m की वैल्यू कुछ ऐसे आती है, तो n की वैल्यू कुछ ऐसे आती है, तो n इज इक्वल 1/121 इंटू m की वैल्यू 480 डालता हूँ तो कुछ n की वैल्यू आ रही है 3.966, लेकिन ये क्वेश्चन इंटीजर से टाइप है तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4 से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से वर्टिकली शुरुआत में एल लेंथ वाले स्ट्रिंग से चार्ज पार्टिकल को लटका दिया, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू समथिंग क्यू है मान लेते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 है और इस लाइन को रेफरेंस लेते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 0 है इसकी। अभी क्या किया गया है कि एक डाइपोल बहुत धीरे से, पी डाइपोल मोमेंट वाला एक डाइपोल बहुत धीरे से इसके करीब करीब लाया गया, तो डाइपोल और इस चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, बहुत धीरे धीरे से लाया, तो ये चार्ज कुछ ऐसे आगे आगे बढ़ेगा। तो फाइनली हमने डाइपोल को यहाँ ला कर रखा और ये चार्ज यहाँ पर जाके इक्विलिब्रियम में है, और डायग्राम में जैसे कि दिया है, देखिए तो डायग्राम में जैसे कि दिया कि कुछ फाइनली अल्टीमेटली डायग्राम ऐसा आ रहा है। तो देखिए हमारा एक डाइपोल यहाँ पर है और एक चार्ज इधर है, ये भी लेंथ L है, ये अल्फा एंगल आया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि ये जो लेंथ है, ये डाइपोल और इस चार्ज के बीच में की जो लेंथ है 2L sin अल्फा बाय 2, यानी ये लेंथ 2L sin अल्फा बाय 2 है। ये तभी हो सकता है जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, देखिए ना, ये 2L sin अल्फा बाय 2 है, ये तभी हो सकता है जब ये और ये एंगल सेम होगा। तो इस एंगल को मैं x मानता हूँ, तो तीनों का समेशन, ये तीनों का समेशन 180 के बराबर होना चाहिए, x की वैल्यू 90 बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब डाइपोल को जब यहाँ पे लाके सारे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रखने के बाद इस सिस्टम की टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, या फिर ये सिस्टम को, डाइपोल को यहाँ पर इंफिनिटी से यहाँ लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे तो फाइनली रुक गए, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं सिस्टम को, तो व्हाटएवर द वर्क यू आर डूइंग दैट शुड बी प्योरली इक्वल टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल। तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पे देखते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल एम मास वाला पहले लोअर पोजीशन पे था, अभी थोड़ा सा ऊपर गया, मान लीजिए ये जो हाइट है वो h, तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल है तो उसकी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh प्लस। अभी और देख सकते हैं कि इसको ये डायपोल अगर इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डायपोल को कुछ पोटेंशियल एनर्जी आती है। डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रहती है, U इज इक्वल माइनस पी बार डॉट ई बार। ई बार मतलब इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर है और डायपोल मोमेंट इसका इधर है, तो पी बार और ई बार के बीच में का एंगल है 180, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो माइनस पी इंटू ई, तो यहाँ पर 180 एंगल है, तो ये P की वैल्यू तो P लिखी हमने, E इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ये डिस्टेंस को मैं R मानता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट की वैल्यू P है, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε r² इंटू cos 180 एंगल 180। देखो फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म में बढ़ रही है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ रही है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इतने अमाउंट से बढ़ रही है। तो टोटल इतनी बढ़ गई, तो आपको भैया इतना वर्क करना पड़ेगा। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, तो कैसे बढ़ रही है, जो भी बंदा यहाँ से डायपोल को धीरे से ला रहा है ना, वो बंदा वर्क कर रहा है। तो ये इसमें जो वर्क किया गया है वही ग्रेविटेशन में भी गया है और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम आई, इक्विलिब्रियम आई है यहाँ पर। तो हम देखिए अभी क्या लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसकी बेड़ी बनाता हूँ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg इधर, रस्सी में का टेंशन T इधर लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायपोल और चार्ज के बीच में का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के ऊपर इधर कुछ लग रहा है। और फोर्स को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डायपोल का फील्ड इंटू चार्ज, डायपोल का फील्ड, ये एक्सियल लाइन ही बनेगी डायपोल के लिए, एक्सियल लाइन, ये डिस्टेंस r है, तो एक्सियल लाइन पे कितना होता है डायपोल के ऊपर फील्ड 2p/4πε/r³ इंटू q करो, तो ये हो गया फोर्स। तो फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2, देखिए ये वाला एंगल अल्फा है, ये दिया अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल होगा हमारा 180 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 और ये पूरा 180 है, तो ये होगा 90 प्लस अल्फा बाई 2। टेंशन देखिए, ये फोर्स के अपोजिट वाला ये जो एंगल है 180 माइनस अल्फा, और mg के अपोजिट में जो एंगल है 90 प्लस अल्फा। यहाँ पर मैं लामीज थ्योरम लगाता हूँ, तो f अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू mg अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लामीज थ्योरम लगाया या इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली। तो ये क्या होगा, 180 माइनस अल्फा है तो साइन अल्फा ही होगा, ये cos अल्फा बाई 2 होगा, तो साइन अल्फा को मैंने लिखा 2 साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 इधर से सॉरी cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 गया, तो f की वैल्यू 2mg इंटू साइन अल्फा बाई 2 के बराबर है। और यहाँ ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा बाई 2 है और ये पूरा 90 होना चाहिए, तो दिस एंगल शुड बी अल्फा बाई 2। तो इस ट्राइंगल में से, इस छोटे से ट्राइंगल से साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू होनी चाहिए h बाई r, h अपॉन r, h की वैल्यू r साइन अल्फा बाई 2। तो नाउ इस f की वैल्यू हम वहां से लिखते हैं 2pq/4πε/r³ और 2mg साइन अल्फा बाई 2। तो इस r³ में का r² एक यहाँ रखता हूँ और एक r इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2 भी कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर बचेगा pq/4πε/r², इधर बच रहा है mg साइन r अल्फा बाई 2, लेकिन r इंटू साइन अल्फा बाई 2 का मतलब होगा h, तो ये pq/4πε/r² की वैल्यू हो रही है अल्टीमेटली mgh। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है, एक mgh का टर्म है और एक a टर्म है, बट इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आप देख सकते हैं mgh के बराबर है, तो ये वाला टर्म ही mgh हो रहा है, तो टोटल वर्क डन आपका ट्वाइस mgh हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल समथिंग n इंटू mgh बोल रहा है, तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो इस आंसर, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो 2 होना चाहिए। फिर से अगेन द सेम, काफी क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर ध्यान देते थोड़ा सा। इसमें क्या है कि एक थर्मली इंसुलेटेड एक कंटेनर है, मतलब एडियाबैटिक मान सकते हैं, ओवरऑल प्रोसेस को एडियाबैटिक मान सकते हैं, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इसका जो लेंथ है वो 8 मीटर है, कुछ क्रॉस सेक्शन ये एरिया तो गिवन नहीं है, लेकिन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंडक्टिंग, हाईली कंडक्टिंग पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है लेकिन एयर टाइट है, हाईली कंडक्टिंग है, बहुत ज्यादा कंडक्टिंग। इसमें इधर 0.1 मोल गैस और इधर भी 0.1 मोल गैस, आइडियल और आइडेंटिकल सेम गैसेस रखे हैं, और इधर का भी 300 केल्विन है, इधर का भी 300 केल्विन है टेम्परेचर शुरुआत में। और इस पिस्टन का मास है 8.3 kg और इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो 8 मीटर है इसकी। तो अभी क्या किया गया कि इसको यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ दिया, मतलब इक्विलिब्रियम तो नहीं था पहले, इसको यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ने की वजह से क्या हो गया, इसका मास ज्यादा होने की वजह से
होने की वजह से क्या होगा, नीचे नीचे आएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा तो ये गैस कंप्रेस होगी और ये गैस एक्सपैंड होगी। लेकिन ये बहुत हाईली कंडक्टिंग है, बहुत ज्यादा कंडक्टिंग है, तो हमेशा इधर और इधर का टेम्परेचर हमेशा सेम रखेगा। बहुत हमेशा मतलब इधर और इधर का टेम्परेचर जो होगा हमेशा सेम रहेगा। तो फाइनली ऐसा मान लेते हैं कि ये सर्टेन डिस्टेंस नीचे आ गया और ये जो टॉप एंड है वहां से ये जो पिस्टन हमारा पहले 4 मीटर दूरी पे था, अभी कुछ x मीटर दूरी पे आया है, तो नीचे वाला जो पोर्शन का लेंथ होगा वो 8 माइनस x होगा। तो पिस्टन यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम में आया है। जब यहाँ पर पिस्टन इक्विलिब्रियम में आया होगा तो यहाँ का प्रेशर कुछ P2 होगा, यहाँ का प्रेशर है P1। तो ये P2 डेफिनेटली इस P1 को और इस mg की वजह से जो प्रेशर है mg/a, इन दोनों को बैलेंस करता होगा। तो P2 मस्ट बी इक्वल टू P1 प्लस mg/a। अभी देखिए इसमें हमें x ढूंढना है, टॉप एंड से इस पिस्टन की पोजीशन ढूंढना है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम का, अगर मैं उसको चेक करने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे dq इज इक्वल du प्लस dw। अगर मैं पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ लगाता हूँ तो बाहर से अंदर इसको एक सिस्टम मान लो, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो 0। du dw क्या होगा, वर्क नहीं हो रहा, गैस ओवरऑल गैस एक्सपैंड नहीं हो रही, ये दोनों इंटरनल वर्क हो रहा है लेकिन ओवरऑल कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो u कांस्टेंट होना चाहिए सिस्टम का। शुरुआत में क्या होगा, u n1 c1 टेम्परेचर T था दोनों का, n2 c2T, फाइनल मान लेते हैं n1 प्लस n2 c, तो वही है, दोनों सिस्टम आइडेंटिकल है, तो टेम्परेचर T डैश हो गया। तो क्लियर सी बात है सर, T डैश जो होगा T के बराबर ही होगा। फाइनल टेम्परेचर भी आपका वही होगा, 300 केल्विन के पास होगा। तो आप देखते हैं, तो इसमें फाइनल टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसमें का प्रेशर है P1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये मानता हूं तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं, P इंटू V, P1 V N R T। तो P1 इंटू A इंटू X मतलब इसका वॉल्यूम, P1 इंटू V इज इक्वल कुछ इस तरह से आ रहा है 249, A इंटू P1 इंटू X की वैल्यू 249 आ रहा है। उसी तरह से ये पोर्शन के लिए भी फिर से मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगाया, तो इसका वॉल्यूम है, ये प्रेशर है P2 और वॉल्यूम हो गया A इंटू L माइनस X, PV शुड बी इक्वल टू NRT, NRT की वैल्यू यहाँ पे 249, तो ये भी 249 है। ओके, तो इसमें से अभी हमने क्या किया, जो इक्वेशन था हमारा P2 इज इक्वल P1 प्लस mg/a, तो इसमें P2 की वैल्यू या फिर A से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, AP2 इज इक्वल AP1 प्लस mg, तो इसमें से AP2 की वैल्यू मैंने लिखी 249/L माइनस X, देख सकते हैं आप, और P1 की वैल्यू हमने लिखी है 249/X प्लस ये जो है mg/a तो लिखा ही हमने। 249 का मतलब देखिए ना, यहाँ पे 3 इंटू 83 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 83 है, तो 83 से कट जाएगा तो 3 बचेगा। 3 को भी अगर मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया और एलसीएम लिया तो एक क्वाड्रेटिक बनता है इस तरह से। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू -4 भी है, x की वैल्यू 6 भी है, तो -4 तो नेगेटिव नहीं चलेगा, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 6 आ गया। तो ये भी इंटीजर टाइप का सवाल है। तो इसमें ये जो पिस्टन है फाइनली कितनी टॉप एंड से कितनी नीचे आके सेटल होगा, वो होगा 6 मीटर। 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें एक कंटेनर है, पैक कंटेनर, इसमें पानी भरा है और इसमें h हाइट तक पानी भरा है शुरुआत में, और क्या किया बाद में कि इसको हल्के से घुमाया ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से हल्के से घुमाया। तो ये जो शेप है ना पैराबोलिक होता है जैसे हमको पता है, और इसका कुछ लेवल जो है कुछ नीचे जाता है कुछ ऊपर जाता है, और ये जो डिफरेंस उन्होंने बोला है h, और h काफी छोटा है इसके कंटेनर के रेडियस स्मॉल आर के कंपैरिजन में या कैपिटल आर के कंपैरिजन में इतना छोटा है कि ये पैराबोला होने के बावजूद भी इसको स्पेरिकल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जैसे कि हम स्पेरिकल मिरर्स में, स्पेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में हम लेते हैं, वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगा सकते हैं। एक्चुअल में ये पैराबोला है, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल h दिस पैराबोला कैन बी अज्यूम्ड टू बी स्पेरिकल। तो देखिए जिसे हमको पता है कि ये जो मैक्सिमम लेवल है पानी का, ऊपर जाता है नीचे आता है, इनके बीच में का जो डिफरेंस है h जो बोला है वो ये होता है, हमें हमको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू h। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ, ये जो पैराबोलाइड है जिसको हम स्फेरिकल मान रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ये भी r होगा, तो ये तो स्मॉल r है, ये h है तो ये भी h होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा r माइनस h। तो ये छोटे से ट्राइंगल से, ये वाला ट्राइंगल से मैं अगर पाइथागोरस लगा रहा हूँ, r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस r स्क्वायर प्लस r माइनस h का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड कर देता हूँ तो ये रिलेशन आ रहा है हमको
जो कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का है, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन दिया है इसने, हाँ राइट, कैपिटल R इज इक्वल स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 2h के बराबर, ये पहला ऑप्शन करेक्ट होता है। अब इसके बाद बोल रहा है कि पहला ऑप्शन सही है तो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन गलत होगा। अगर h को छोटा कर भी दिया तो r की वैल्यू r स्क्वायर बाय 2h होनी चाहिए, लेकिन 3r स्क्वायर बाय 2h होने का चांस नहीं। एपरेंट डेप्थ, अगर आप इसको इधर से देख रहे हो, मैंने इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा, मान लो ये टंकी को मैंने थोड़ा सा लेटा दिया हॉरिजॉन्टली, आप इधर से देख रहे हो। ऑब्जेक्ट मान लीजिए बॉटम यहाँ पर है टंकी का, h दूरी पे है, और ये यहाँ से आने वाला रेज इस स्फेरिकल, हालांकि है नहीं, पैराबोलिक है, लेकिन स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन ले रहे, तो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर यहाँ से आने वाले रेज इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये अगर हमको निकालना है, तो ये स्फेरिकल सरफेसेस के पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, μ2 by v माइनस μ1 by u, μ2 माइनस μ1 by r। μ1 मतलब ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स, μ2 मतलब जिधर रिफ्रैक्ट होके इधर जो ऑब्जर्वर है ना, इस ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। u की वैल्यू इधर माइनस h के बराबर होगी, μ1 की वैल्यू 4/3 क्योंकि पानी है इधर, गिवन भी है अपने को 1 by v इज इक्वल माइनस 4/3 माइनस h, 1 माइनस μ2 की वैल्यू 1 है, μ1 की वैल्यू 4/3 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना चाहिए। तो 1 by v शुड बी इक्वल टू, ये प्लस होगा उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस 1/3r होगा, तो 1 by v की वैल्यू कुछ ऐसे हो रही है, इसमें से कुछ मैथमेटिकली मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो v की वैल्यू ये आएगी, ये नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, लेकिन उसको पावर -1 रख दिया क्योंकि एक ऑप्शन में मुझे ऐसे नजर आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। तो इसमें अभी सब तो ठीक है, लेकिन r नहीं चाहिए हमको ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में r नहीं, तो r को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो r बहुत छोटे h के लिए इस r को आप लिख सकते हो r स्क्वायर बाय 2h, है ना, देखिए, लेकिन स्मॉल r भी नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा जो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g इक्वल h, तो हमने क्या किया, r स्क्वायर के जगह पर वहां पर 2hr को सब्स्टिट्यूट किया, और इधर तो h है, h कैंसिल हो गया, तो r की जगह पे आ रहा है g बाय ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे जो r है उसकी जगह पे हमने g बाय 1/r की जगह पे तो ओमेगा स्क्वायर बाय g हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनल आंसर ये माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है इसकी, ये जो बॉटम है उसकी जो इमेज बन रही है इधर इस साइड में बन रही है, तो इसका मतलब बॉटम आपको यहाँ पे तो इधर ही दिखेगा, तो ये हमारी एपरेंट डेप्थ होगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, और साथ ही साथ में इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर h 4g, राइट, इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, तो दो ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री एंगल बना रहा है और एक पार्टिकल यहाँ से फेंका गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते जाके किसी तरह से सर्कुलर पाथ में जा रहा है, x, y और z कुछ पॉइंट्स है, तो यहाँ पर इसको v0 स्पीड से फेंका गया है यहाँ से ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे, और ये कुछ h हाइट है, तो यहाँ जाने के बाद इसने क्या बोला है, कहीं पर भी एनर्जी लॉस नहीं है, y के पास जाने के बाद देख सकते हैं आप, इस y पॉइंट के पास जब आने के बाद इसको इधर क्या लगेगा, mj sin थीटा लगेगा, है ना, mj sin थीटा लगेगा नहीं, और इधर क्या लगेगा उसको, mj sin थीटा ही जो है जो इसको सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगा, तो mv स्क्वायर बाय r क्या होना चाहिए, mj sin थीटा, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ रही है mgr बाय 2, तो अगर मैं कंजर्वेशन में एनर्जी लगाता हूँ ये पॉइंट के पास और y पॉइंट के पास, है ना, तो क्या होना चाहिए, हाफ mv0 स्क्वायर, यहाँ पे टोटल जो भी एनर्जी थी यहाँ जाने के बाद काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पर mv स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा mgr बाई 2 हाफ माइनस इधर mgh, इस को फिर से m से अगर मैंने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया v0 स्क्वायर माइनस gr बाई 2 और ये 2gh, तो v0 स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल gr बाई 2, इस तरह का एक ऑप्शन बन रहा है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन यही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ ये सही है, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही। और देख सकते हैं ये सर्कुलर ट्रैक पे जब तक है तो ये दो पॉइंट है x और z, ऐसे पॉइंट से जहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि बाद में तो वो और ऊपर चढ़ रहा है तो स्पीड कम होगी उसकी, तो यहाँ और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो
इसमें डी ऑप्शन भी करेक्ट आता है। द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट एक्स एंड बी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है और साथ ही साथ में इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, इसी तरह से अगर हम चलते हैं 9th वाला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा इजी सवाल ही है कंपेरेटिव टू अदर क्वेश्चंस। एक इसमें वर्टिकली एक रॉड लटकाया गया है, एक एंड पे यहां से ये पाइवोटेड है और इट कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। इन दिस प्लेन व्हाटएवर वर्टिकल है या टेबल पे है, टेबल पे है मान लीजिएगा, उसने क्या बोला है, रॉड ऑफ मास हैंगिंग वर्टिकली राइट, वर्टिकली है और लटका दिया, इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इसका मास m है। और यहाँ पे क्या हुआ कि और एक m मास सेम मास वाला है और एक पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से आके यहाँ पे तो भी टकरा रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ हिंज है ना, यहाँ से x दूरी पे ये वाला पार्टिकल इसको टकरा के इसको चिपक रहा है। चिपकने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे मारेंगे इसको, तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम, ये सब पूछा है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ये पॉइंट के अबाउट में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा जब कोलिजन हो रहा होगा तब। तो ये पॉइंट के अबाउट में टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, फोर्स तो लगता होगा, टॉर्क नहीं लग रहा। तो ये पॉइंट के अबाउट में मैं इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करता हूँ। ये पॉइंट के अबाउट में ये पार्टिकल कितना एंगुलर मोमेंटम लेके आ रहा है, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mvx। और ये चिपकने के बाद पूरे सिस्टम ओमेगा से घूमने लगी, मान लो जस्ट कोलिजन के बाद ये सिस्टम ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमने लगी, तो फिर सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या होगा, रॉड का क्या होगा, ml²/3, वन ऑफ द एंड है, एंड के अबाउट में घूम रहा है। तो प्लस ये पार्टिकल यहाँ से एक दूरी पे अगर टकराता है तो इस पार्टिकल का मोमेंटम हमेशा mx² इंटू ओमेगा। तो इसमें से ओमेगा की जो वैल्यू होगी 3vx, अगर mm कैंसिल हो गया तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 3vx L² + 3x², ये ओमेगा का ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा। और ये ऑप्शन हमको दिया गया है मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन में, ये आंसर दिया है ओमेगा² की वैल्यू 3vx/L² + 3x²। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ओमेगा मैक्सिमम होगा। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया है, ये आया था, ये हमारा ओमेगा का एक्सप्रेशन है। इसको हमने क्या किया, ओमेगा टू बी मैक्सिमम, x के रेस्पेक्ट में ओमेगा मैक्सिमम होना चाहिए, तो x के रेस्पेक्ट में ओमेगा का डेरिवेटिव हमने 0 कर दिया। 0 करने से हमको x = L/√3 मिलता है, L/√3। मतलब यहाँ से L/√3 दूरी पे अगर ये इस पार्टिकल से टकराएगा, ये पार्टिकल टकराएगा इसको, तो इस बहुत ज्यादा एंगुलर स्पीड से, मतलब मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ज्यादा नहीं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज में से मैक्सिमम एंगुलर स्पीड से रॉड घूमना शुरुआत करेगा। और मैक्सिमम ये इसने दिया है, थर्ड ऑप्शन इसका L/√3 बोल के दिया। तो कहाँ पे टकराना पड़ेगा, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए L/√3, हमारा भी वही है और आंसर में भी वही है। इसका मतलब ये आंसर भी करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। व्हाट अबाउट द बी, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और मैक्सिमम ओमेगा पूछा जा रहा है हमसे, तो इसमें क्या करना है, x की जगह पे हम L/3 डालेंगे। अगर L/√3 डालते हैं, L/√3 डालते हैं इसमें, तो हमें √3v/2l आता है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए, और बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी भी होगा। तो इसके कुल मिला के ए सी डी तीनों आंसर्स, तीन ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है मॉडर्न फिजिक्स से है, एक्सरे से रिलेटेड है। जैसे कि कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, ये मान लीजिए कैथोड है और ये टारगेट है, या फिर इसको एनोड भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट में, और यहाँ का इसका वोल्टेज मान लीजिए V है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस V वोल्टेज की वजह से एक्सेलरेट होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी EV, और ये काइनेटिक एनर्जी इनकी। तो क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से टकराने के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कुछ या तो कंप्लीटली या तो कुछ पार्ट में या कुछ फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, और उस हाईली फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक्सरेज बोलते हैं। तो एक्सरेज, इसकी जो पूरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एक्सरेज तब होंगे जब इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो V मैक्स को हम बोल सकते हैं C/λ मिनिमम। जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो EV, तो इसमें से लैम्डा मिनिमम क्या होना चाहिए अपना, CH/EV होना चाहिए, है ना। तो लैम्डा, ये इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलता है। लैम्डा मिनिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है।
और कुछ इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर से भी निकल के जा सकते हैं, नॉकआउट होके बाहर जा सकते हैं, तो उसकी वजह से जो भी रेडिएशन निकलते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। खैर वो तो वो एटॉमिक प्रॉपर्टी है, वो इसके काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए इधर कि अगर ये पोटेंशियल इसका दुगना करेंगे, इसका पोटेंशियल अगर डबल करेंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली कट ऑफ वेवलेंथ जो है अपना आधा होगा, राइट। पहला जो क्वेश्चन है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टर एक्सरेज विल रिमेन द सेम। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होता है उसका जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर बम्बार्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो उस एटम का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो जिससे टारगेट बना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ तो चेंज नहीं होता है। हाँ, ये कट ऑफ वेवलेंथ, ये अगर v को आप डबल कर दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। और बोला गया है इसमें, तो ये जो करंट है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे उसको हमने आधे कर दिए। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को, मतलब एक एक्स रेज को एमिट कर रहा है, अगर एफिशिएंसी 100% हो तो नंबर ऑफ इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने कम कर दिए, करंट कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन क्या बोला है, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टर एक्स रेज विल रिमेन द सेम। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या किया बोला है ना कि करंट को आधा किया है, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आने वाला करंट है उसको हमने आधा किया है, और इसके वेवलेंथ को, सॉरी, इसका जो पोटेंशियल टारगेट उसको डबल किया है, और उसने बोला है डिस्टेंस को भी कुछ आधा कर दिया है। तो डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पोटेंशियल डबल करने की वजह से कट ऑफ वेवलेंथ आधा हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट को आधा करने की वजह से यहाँ से निकलने वाले, उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन 50% हो गए, तो निकलने वाले फोटॉन भी कम हो जाएंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज कम हो जाएगी। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ, कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ चेंज नहीं होती, एकदम सही ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट ऑप्शन है। बी जो है कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टर एक्स रेज विल रिमेन सेम, गलत, कट ऑफ वेवलेंथ चेंज होगा। द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्स रेज विल डिक्रीजेस, यस सही बात है, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज कम हो जाएंगी लेकिन कट ऑफ वेवलेंथ घट जाएगा, यानी इसमें डी ऑप्शन भी करेक्ट है, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या बोला है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 times लॉन्गर, नहीं लॉन्गर नहीं होगा, वो तो शॉर्टर होगा। तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्टर है, ए और हमारा सी करेक्टर है। तो यहां पर अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले AIEEE में आया था इसी पैटर्न में क्वेश्चन, तो वहां पर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 लिया था, यहाँ पे कुछ 21 दिया है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, एक नॉन कंडक्टिंग, दो नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से दो चार्ज पार्टिकल्स आपसे लटका दिए, दोनों का मास सेम है, दोनों के ऊपर का चार्ज भी सेम है, तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में ये वाला एंगल अल्फा है, इक्विलिब्रियम में है, तो देखिए इधर टेंशन लग रहा है, इधर ये इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, नीचे एनर्जी लगेगा। तो मैंने इधर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाई, लामिस थ्योरम लगाया मैंने, तो T बाय उसके सामने वाला एंगल 90 है, तो T/1 F बाय साइन अल्फा, F मतलब ये है हमारा, देख सकते यहाँ पे लगा है T/sin90, F के सामने, F इधर लग रहा है, F के सामने वाला जो एंगल है वो 180 - α/2 है, तो F बाय साइन ऑफ 180 - α/2, और mg के सामने वाला जो एंगल है 90 + α/2, ये लगा दिया। इसको फर्दर सॉल्व करता हो तो T/1 F बाय साइन α/2, और mg का मतलब इसकी डेंसिटी, इस मास जो है ना उसकी डेंसिटी है सिग्मा मानता हूँ, सिग्मा gv, m को मैंने सिग्मा इंटू वी किया, g तो है सिग्मा gv बाय cos α/2। अभी ये एक इक्वेशन हमको मिल रहा है। अभी क्या किया, ये पूरे के पूरे सेटअप को कुछ पानी में डुबो दिया, इस पूरे के पूरे सेटअप को हमने पानी में डुबा दिया, और उस एक लिक्विड में डुबो दिया, शायद पानी नहीं है वो लिक्विड है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 21, और उस लिक्विड की डेंसिटी 800, लिक्विड की डेंसिटी में समथिंग रो मानता, वो 800 kg/m³ दिया। इसमें डुबा देने के बाद बोला ये गया कि ये जो एंगल है दो स्ट्रिंग्स के बीच में का, वो चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या क्या इफेक्ट होगा, ये एंगल चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा, दोनों इन दो चार्जेस के बीच में वो लिक्विड आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो इनके बीच में का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया,
ये जो फोर्स है पहले एफ हुआ करता था एयर के इसमें प्रेजेंस में, इसके ऊपर या इसके ऊपर, अभी एफ बाई के दिखाया हमने, के टाइम्स कम होगा डाइलेक्ट्रिक में डालोगे तो। हाँ, अभी mg के अलावा इधर बाइंड फोर्स भी लगेगा, इधर देखिए रो जी भी बाइंड फोर्स लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है डाउनवर्ड लगेगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो इधर फिर से टी है, फिर से अगर मैंने यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फिर से लगाया, लेकिन यहाँ पर टी अब नया होगा टी डैश एफ, क्योंकि अभी नया वाला एफ हमारा एफ बाई के है, तो ऑब्वियसली ये एफ, ये अल्फा चेंज नहीं हो रहा लेकिन ये एफ कम हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली टेंशन भी उतनी रेट से कम होगा। जितना रेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा उसी टाइम टेंशन भी कम होगा, टेंशन कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो देखिए मैंने इन दोनों के लिए लिखा, तो नया वाला फोर्स एफ बाई के साइन अल्फा बाई 2 वो वैसा का वैसा ही है। नेट डाउनवर्ड फोर्स पहले रो जीवी था, अभी रो सिग्मा जीवी था पहले, अभी सिग्मा माइनस रो इंटू जीवी हो गया, और ये अल्फा तो चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर से मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखिए इसको और इसको, तो ये वाली कंडीशन आ रही है मुझे, सिग्मा बाई के इज इक्वल सिग्मा माइनस रो। तो इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो सिग्मा की वैल्यू कुछ आती है रो इंटू के बाई के माइनस वन। रो की वैल्यू है 800 और के की वैल्यू है मेरे ख्याल से 21, और ये होगा 21 माइनस वन, तो इसकी वैल्यू लगभग 840। ठीक है, ये 0 ये 40 हो जाएगा, 40 इंटू 21 84, राइट, 84 kg पर मीटर इनवर्स क्यूब। तो इसमें कौन से ऑप्शन मैच होते हैं एक बार देखते हैं। इसमें द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर्स रिमेन्स अनचेंज, गलत बात है। दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक आने के बाद उनका फोर्स के टाइम्स घट रहा है, ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पीयर रेड्यूसेस करेक्ट है, के टाइम्स घट रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये ऑप्शन गलत है। मास डेंसिटी ऑफ द स्पीयर इज 840 kg, राइट, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, गलत है, क्योंकि टेंशन भी कम होगा, क्योंकि ये एफ कम होगा, ये एंगल चेंज जब नहीं हो रहा है तो ये एफ कम होगा तो टी भी कम होना चाहिए, राइट। तो इसके कुल मिला के इस क्वेश्चन नंबर 11 के दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या है, starting at t is equal 0 and from the origin, क्या बात है, देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है, यहां से ओरिजिन से एक पार्टिकल निकल रहा है t is equal 0 के पास, मतलब इनिशियल पोजीशन तो 0 है, x भी 0 है, y भी 0 है। फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड v, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है ओरिजिन के पास, और कौन सी डायरेक्शन में हमें नहीं पता है। पार्टिकल फॉलोज अ 2-dimensional ट्रैजेक्टरी इन द xy प्लेन सो दैट coordinates are related by the equation y is equal to x square by 2. The x and y components of the accelerations are denoted by ax और ay. ax का मतलब x acceleration along x axis, मतलब x डायरेक्शन में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट x है तो d2x by dt स्क्वायर होगा, और ये y की वैल्यू होगी d2y by dt स्क्वायर। ओके, इसमें कुछ देखते हैं, ये जो रिलेशन दिया है हमको इसे डेरिवेटिव करते हैं, dy बाय dt टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा x इंटू dx बाई dt। तो देखो इसमें से एक बात तो समझ में आ रही है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 0, dy बाई dt क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी शुरुआत में इस पार्टिकल की जो भी स्पीड है वो y डायरेक्शन में 0 है, यानी पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है उसकी जो स्पीड है वो vx के बराबर ही है एट x इज इक्वल 0, और वो कितनी है, 1 है, एट x इज इक्वल 0, राइट, एट x इज इक्वल 0। एक ऑप्शन तो पता नहीं क्या है, ये एक तो आ गया हमको। अभी हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली, तो इसे और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, d2v d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू d2x बाय dt स्क्वायर प्लस x को और एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो d2x बाई dt स्क्वायर, सॉरी dx बाई dt का होल स्क्वायर। ये हमारा कुछ तो भी है, तो अभी देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये हमारा ay होगा, ये हमारा ax होगा, प्लस ये हमारा vx होगा जो कि स्क्वायर के बराबर। ax इज इक्वल 1 है, अगर x की वैल्यू अगर 1 है, पार्टिकल इज एट द ओरिजिन implies that when the particle is at the origin, जब देखिए x की वैल्यू 1 है और पार्टिकल ओरिजिन के पास है, मतलब x की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला टर्म 0 है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ay की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
ये y की वैल्यू होगी vx के बराबर। ओरिजिन के पास vx की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 के बराबर होगा, तो ये y की वैल्यू 1 होगी। तो पहला ऑप्शन कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है कि ax की वैल्यू 1 है और पार्टिकल ओरिजिन के पास है, तो ax की वैल्यू चाहे कुछ भी रहने दो, अगर पार्टिकल ओरिजिन के पास है तो ये वाला टर्म तो गायब हो रहा है, और तब एक्सेलरेशन along y डायरेक्शन विल बी सिंपली vx स्क्वायर, बट वी आर फाइंडिंग दिस एक्सेलरेशन एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन मींस vx इज इक्वल। तो देखो पहला ऑप्शन है इसका ax, अगर ax की वैल्यू अगर 1 होती है और ओरिजिन के पास पार्टिकल है तो x इज इक्वल 0, x की वैल्यू चाहे कुछ भी रहने दो, अगर ओरिजिन के पास है तो ये y की वैल्यू vx के बराबर होगा। vx मतलब ओरिजिन के पास का vx, ओरिजिन के पास का vx हमेशा 1 है, तो एक्सेलरेशन एट ओरिजिन अलोंग y डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, दूसरा क्वेश्चन है बी, इसमें दूसरा ऑप्शन है, तो x इज इक्वल 0, अगर इसमें x अगर 0 हो, नो मैटर व्हाट विल बी व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ x अगर 0 हो रहा है तो ये वाला टर्म हमेशा के लिए 0 हो जाता है, ay की वैल्यू हमेशा के लिए vx स्क्वायर के बराबर होता है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी वो क्या होगी, x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में वेलोसिटी 1 होगी, तो ay की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, नो मैटर वेरेवर विद द पार्टिकल, तो ay की वैल्यू 1 होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही आता हुआ नजर आ रहा है, ये भी करेक्ट है, इसका बी भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, t इज इक्वल 0, द पार्टिकल इज वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन, मतलब t इज इक्वल 0 ओरिजिन के पास, ओरिजिन के पास पूरी की पूरी वेलोसिटी y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 है, जो भी वेलोसिटी है वो तो पूरी x कंपोनेंट है, इसका मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि x इज इक्वल 0 है, इंप्लाइज दैट at t is equal 1 second the angle between the particles velocity and the x axis is 45 degrees। अब देखो इधर ये डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कुछ समय के बाद पार्टिकल इस ट्रैजेक्टरी पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है वो कह रहा है, और इसकी वेलोसिटी तो हमेशा 1 ही होगी, जो कि शुरुआत में 1 थी तो हमेशा 1 रहेगी, ये डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन शुरुआत में 0 थी, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद क्या होनी चाहिए अगर देखना है हमको, तो एक्सेलरेशन उसका अलोंग y डायरेक्शन अगर 1 0 है तो उसका एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन vx ही होगा, मतलब vx यानी 1 के बराबर होगा, तो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड अलोंग y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू प्लस at, u तो 0 था y डायरेक्शन में, तो vy की वैल्यू भी होगी 1 इंटू 1 यानी 1, मतलब t इज इक्वल 1 सेकंड के पास इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी x डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर सेम है तो ये कर्व इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाएगी, वर्टिकल के साथ भी 45 डिग्री बनाएगी। तो इसका चौथा जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अगर x इज इक्वल 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यदि 0 है, तो t इज इक्वल 1 सेकंड के पास द एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड x एक्सिस 45 डिग्री, ऑब्वियसली पार्टिकल की वेलोसिटी x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बने, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा है, इसमें टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट, मतलब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई, सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुई, तो मेरे ख्याल से ये 13 क्वेश्चन जो है ये बोनस हो जाना चाहिए। हाँ, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए वो जो डायग्राम दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, उसी डायग्राम को मॉडिफाई करके मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, जैसे उसमें देखिए अब P और S के बीच में 60 ओम है, S और Q के बीच में B 300 ओम है, और P और T के बीच में 100 और Q और T के बीच में 500, इस तरह से ये 50 वोल्ट वाली बैटरी है। मैं मानता हूँ कि इसको ग्राउंड कर दिया, और शुरुआत में तो ये ब्रिज 60/100 300/500 ये ब्रिज बैलेंस है शुरुआत में, तो इधर से तो कोई करंट नहीं आता, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो वोल्ट मीटर जो लगाया है यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसमें से तो वैसे भी करंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल भी सेम है, उसकी वजह से भी करंट नहीं आएगा, तो वोल्ट मीटर 0 रीड करेगा। राइट, अभी क्या बोला गया है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, ये जो R3 है ना जिसका वैल्यू 300 ओम है, इसका टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, और इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया है 0.004, तो 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर इसका 300 है, और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं
तो फाइनल इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो देखिए R3 डैश फाइनल रेजिस्टेंस R3 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा की वैल्यू और डेल्टा थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके मैं डालता हूँ इधर, तो 0.04 आता है। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये होता है 1.04 इंटू 300, तो ये 312 ओम्स आता है लगभग, एग्जैक्टली 312 आता है। अभी तो ब्रिज बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वोल्ट मीटर आइडियल है, तो इधर से कोई करंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें से जो जाने वाला करंट इसी में से जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, तो Vs के पास वही पोटेंशियल होगा जो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, Vt के पास वही पोटेंशियल होगा जो इस 500 में ड्रॉप होगा। तो देखिए इस ब्रांच में से जाने वाला जो करंट होगा, ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 50 और टोटल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में हो जाएगी क्योंकि इधर करंट नहीं आएगा। 312 प्लस 60 देख सकते हैं, तो इसमें जो इतना करंट है, बट वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट। यहाँ का 0 है तो Vs का पोटेंशियल मतलब Vs माइनस V0 ही, देखो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा, तो इंटू 312 से मल्टीप्लाई किया, इसके नए वाले रेजिस्टेंस 312 ओम से इसमें से जाने वाले करंट को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कुछ आता है 41.935। तो उसी तरह से यहाँ का जो पोटेंशियल ये 0 है, तो इसमें जो भी ड्रॉप होगा वही T पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो इधर इस ब्रांच से जाने वाला करंट क्या होगा, 50/600 है ना, इधर 50 है इधर 0 है, 50/600 इंटू 500, तो ये करता हूं तो कुछ 41.6667 आता है, इतना पोटेंशियल आता है T पॉइंट का। अभी Vs माइनस Vt लेता हूं तो ये कुछ आता है 0.268, और 68 को अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूं तो 0.27 वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए। लगता है इस बार जेई एडवांस वालों ने, IIT वालों ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर दी। देख सकते हैं आप कितने मतलब लोअर वैल्यूज तक आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। हालांकि क्वेश्चन इजी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत एक तरीके से टफ है, क्योंकि इतने लोअर वैल्यूज तक जाना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे क्या है, एक 2 कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं और एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है कुछ गिवन है, सीरीज में लगाए, और उस 2 कैपेसिटर का जो एग्जैक्ट कैपेसिटेंस नहीं है उसकी जो वैल्यू है कुछ 2000 प्लस आर माइनस 10 पिकोफैरेड है। मतलब इसमें जो परमिसेबल एरर है कैपेसिटर के मेजरमेंट में वो है 10 C1 के मेजरमेंट। उसी तरह से C2 की वैल्यू है 3000 और उसमें जो परमिसेबल एरर है कुछ 15 पिकोफैरेड। तो पूछा गया हमको, और पोटेंशियल के मेजरमेंट में भी उन्होंने कुछ एरर दिया है, वो है डेल्टा V बाई V की वैल्यू 0.02/5, मतलब 5 प्लस आर माइनस 0.02 दिया है पोटेंशियल बैटरी का वोल्टेज जो मेजर करने। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, वो एनर्जी कैलकुलेट करने में कितना एरर इंट्रोड्यूस होगा। तो हम इससे U इज इक्वल टू हाफ CV² लिख रहे हैं, तो इसे डेल्टा U बाई U इज इक्वल, हम जैसे हम जानते हैं लॉगरिथम अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा U बाई U डेरिवेटिव करने के बाद ऐसा आता है डेल्टा C बाई C प्लस 2 इंटू डेल्टा। यहाँ पर जो C है जो इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन, और डेल्टा C सीरीज कॉम्बिनेशन का एरर है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसके मेजरमेंट में एरर है डेल्टा C। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखते हैं, इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डेल्टा C बाई C² होगा, डेल्टा C1 बाई C1² होगा, डेल्टा C2 बाई C2² होगा। तो यहाँ पर ये C² में का एक C यहाँ पर रखता हूँ, एक C उधर लेके जाता हूँ, तो C बाई C1 ये C1² था, तो इसका एक C बाई C1 रख के डेल्टा C1 बाई C1 करना, C बाई C2 करके सेम इसके लिए भी डेल्टा C2 बाई C2 करता हूँ। अभी इसमें C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इस फार्मूले से निकालता हूँ, C1 और C2 की वैल्यू 2000 और 3000 डाल के, तो C जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट है वो 1200 पिकोफैरेड आता है। तो डेल्टा C बाई C की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो C बाई C1 की वैल्यू 1200 बाई 2000 डेल्टा C1 बाई C1। इसी तरह से ये सारे C बाई C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो ये कुछ आता है मुझे डेल्टा C बाई C की वैल्यू 1/200 और डेल्टा V बाई V की वैल्यू 0.02/5, ये दिया है अपने को क्वेश्चन में। तो error percentage of error in the calculation of potential energy will be delta U by U percent is equal delta C by C into 100% plus 2 into delta V by V into 100%। इसमें डेल्टा C by C की वैल्यू ये पुट करता हूँ, डेल्टा V by V की वैल्यू ये पुट करता हूँ और सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो इट कम्स अबाउट 1.3%। The error in the measurement of potential energy is 1.3%।
अप्रोक्सीमेटली। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इलास्टिसिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्यूबिकल सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसका बल्क मॉडुलस दिया है 70 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब 10 पावर 9 होता है ना, तो 70 इंटू 10 पावर 9 पास्कल है। और इसका एड्ज लेंथ है जो शुरुआत में इसका जो क्यूब है, क्यूब का हर एक साइड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। शुरुआत वाला लेंथ L नॉट बोलता हूँ और वो 1 मीटर है। अब इसको इसे हमने क्या किया कि 5 किलोमीटर अंदर किसी सी के अंदर लेके गया, समंदर के अंदर लेके गए। तो ऑब्वियसली जब सरफेस पे होगा तो सरफेस से जब 5 किलोमीटर नीचे आता है तो प्रेशर में जो डिफरेंस आता है वो रो जी इंटू डेल्टा एच होता है। इसका एवरेज डेंसिटी दिया है इस लिक्विड की 10 क्यूब है, जी की वैल्यू 10 है तो 5 इंटू 10 पावर, डेल्टा एच की वैल्यू 5 किलोमीटर है तो 5 इंटू 10 पावर 3 मीटर हो गया। तो जो उसके ऊपर बल्क स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं मतलब पानी की वजह से वो कुछ 50 इंटू 10 पावर 6 पास्कल आ रहा है। तो इतना प्रेशर अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज आता है और बल्क मॉडुलस जिसे हम बोलते हैं बल्क स्ट्रेन इज इक्वल क्या होता है, बल्क स्ट्रेस अपॉन के माइनस इसलिए होता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, के मतलब बल्क मॉडुलस जो कि गिवन है अपने को 70। तो डेल्टा वी को मैं लिख रहा हूँ चेंज इन वॉल्यूम V माइनस वी नॉट बाई वी नॉट, डेल्टा P मतलब बल्क स्ट्रेस जो 50 इंटू 10 पावर 6 लिख रहे हैं, K की वैल्यू 70 इंटू 10 पावर 9। तो V का फाइनल जो लेंथ बन रहा है, एड्ज लेंथ बन रहा है इसका, जब वो कंप्रेस होने के बाद वो L बोलेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा L क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम L नॉट और L नॉट क्यूब माइनस 5/7 इंटू 10 पावर -3। L छोटा है L नॉट बड़ा है तो ये माइनस आएगा, आप उल्टा कर दोगे तो माइनस चला जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैथमेटिक किया, L बाय L नॉट होल क्यूब किया, इधर 1 आएगा, 1 उधर लेके गया तो 1 माइनस समथिंग आएगा। तो फिर L क्यूब की वैल्यू अगर इतनी हो सकती है तो ये देखो इतनी क्यूब की वैल्यू इतनी है, तो इसका अगर मैंने क्यूब रूट लिया तो L बाय L नॉट इज इक्वल टू दिस होल पावर 1/3 आ गया। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत छोटी वैल्यू है इस 1 के कंपैरिजन में, तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हमने लगा दिया। तो 3 इस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/21, 7 इंटू ये 3 कर देंगे तो 21। तो L बाय L नॉट की वैल्यू 1 माइनस 5/21 इंटू 10 पावर -3 हो रही है। ठीक है, तो इसे फर्दर और सॉल्व करता हूँ तो इस 1 को इधर लेके जाता हूँ तो L बाय L नॉट -1 वो तो पहले वाला इधर ही है, फिर से एलसीएम लिया मैंने L माइनस L नॉट बाय L नॉट माइनस 5/21 इंटू 10 पावर 9, उल्टा कर दिया इसको, L नॉट माइनस L लिया, दिस इज व्हाट चेंज इन लेंथ L नॉट माइनस L डेल्टा, यही तो हमें निकालना था। तो वो होगा ये, इसको L नॉट माइनस L लेते माइनस चला गया 5/21 इंटू 10 पावर -3 इंटू L नॉट की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 मीटर इंटू 10 पावर -3 को हमने 1 इसको तो अभी फिलहाल वैसे रहने दिया। डेल्टा L की वैल्यू 5/21 इंटू 10 पावर -3 मीटर, 10 पावर -3 मीटर को हमने मिलीमीटर बोल दिया, तो डेल्टा L की वैल्यू 5/21। सो इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो कुछ 0.238 आती है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो इस 3 को मैंने 4 कर दिया, 0.24 विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो दिस इज चेंज इन लेंथ, इसकी जो क्यूब है उसका जो हर एक एज का जो लेंथ है वो 0.24 मिलीमीटर से चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा इजी सवाल है। 2 सर्किट दिए गए हैं, थोड़ी सी कपल्ड है, म्यूचुअली कपल्ड है, मतलब इसका कुछ लिंकेज, फ्लक्स का लिंकेज इसके साथ होगा। देखिए ये पहले वाली सर्किट में 5 वोल्ट वाली बैटरी लगाई है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, और एक यहाँ पे स्विच लगाया है। तो ये दूसरा जो सर्किट है इसमें 20 मिली हेनरी और 10 ओम रेजिस्टेंस और एक 20 वोल्ट वाली बैटरी हमने लगा दी। अभी क्या होगा कि इसमें इसकी वजह से करंट, ये देखो इसमें इधर फ्लक्स बढ़ेगा, इसमें इधर करंट की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा इसमें, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, ये खुद की वजह से तो बढ़ेगा। और इसका करंट कैसे होगा, इधर होगा, ये होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मान लेते हैं कुछ ऐसे निकल के इसमें ऐसे जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर होगा। इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट ही कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से इसका भी इसमें जो खुद के करंट की वजह से कुछ तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से तो फ्लक्स आता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर ही गुजरा है, तो इसका भी इसके करंट की वजह से भी इसके अंदर फ्लक्स बढ़ ही रहा है। तो ऐसे केसेस में
जो भी बैटरी वर्क करती है, जो भी इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो बैटरी वर्क करती है, राइट। तो बैटरी कितना वर्क करेगी, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, थोड़ा सा म्यूचुअली भी कपल्ड है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5। तो एनर्जी का जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द दो इंडक्टर और उसके म्यूचुअल कपलिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ L1I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2I2 स्क्वायर प्लस आर माइनस M I1 इंटू I2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी को अगर इसके डेरिवेशन में दिक्कत हो फॉर्मूले के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। प्लस और माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर इसका करंट इसका फ्लक्स बढ़ा रहा है और इसका करंट भी इसका फ्लक्स बढ़ा रहा है, तो प्लस लेंगे। तो अगर अपोज कर रहा है, इसका करंट इसके फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो तब हम यहाँ पर माइनस लेंगे। फिलहाल हमारे केस में तो इधर प्लस ले सकते हैं। तो इसमें L1I1 क्या होगा हमारा, ये जब स्टडी स्टेट में इसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा इसके अक्रॉस में, तो इसमें जो भी करंट होगा वो 5/5 1 एम्पियर होगा, और उसी तरह से इसमें जो करंट होगा 20/10 यानी 2 एम्पियर। तो L1 L2 I1 I2 सब हमारे पास पता है, इवन M भी पता है, तो सारी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये जो वैल्यू आती है 55 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो कुछ 55 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज पेपर का जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक कंटेनर है, इसको सराउंडिंग में रखा गया है, इसमें 1 kg मास रखा है, 1 kg वाटर रखा गया है, और क्या हुआ है कि इसके ऊपर सन से जो आने वाले रेडिएशंस की जो एनर्जी इस वाटर को मिल रही है, तो उसका जो एमिसिव पावर, जो पावर रिसीव कर रहा है, पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया या एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है 700 वाट मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका जो इफेक्टिव एरिया है जो पानी का वो है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो फिर इसको पावर कितना रिसीव करेगा हर एक सेकंड में, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। dQ/dt वो होना चाहिए 700 इंटू 0.05, है ना, इतना हर एक सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इतनी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और साथ ही साथ में ये इसका जब टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो ये सराउंडिंग को एमिट भी करने लगेगा। तो क्या होगा, और ये हमें बोला गया है कि सराउंडिंग को ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो रेडिएशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करते हैं, यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी, ये है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर का और सराउंडिंग के बीच में का, यही हमको निकालना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि K जो है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का जो कांस्टेंट है, K की वैल्यू 0.001 सेकंड पर सेकंड जो भी यूनिट होता है उसको वो गिवन है हमारे। तो देखिए ये अगर हीट रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मान लो dt समय में अगर dq हीट अमाउंट ऑफ या फिर dq अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है तो कितना उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, ms डेल्टा थीटा d theta is instantaneous change in the temperature of this. Delta theta is what? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको डेरिवेटिव करता हूं दोनों तरफ से टाइम को, तो dQ/dt इक्वल ms d theta/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो ms d theta/dt की जगह पे k इंटू डेल्टा थीटा रख दिया, और डेल्टा dQ/dt यहाँ से जो एनर्जी रिसीव्ड इक्विलिब्रियम में है ना, तो एनर्जी जितनी रिसीव कर रहा है उतनी सराउंडिंग को छोड़ दे रहा है, ताकि इसका टेम्परेचर सेटल हो गया, और ताकि इनके बीच में का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेटल हो गया। तो dQ/dt हर एक सेकंड में कितना पावर रिसीव कर रहा है, 700 इंटू 0.05, और m दिया है इसका, वो किसके बराबर होना चाहिए, द एनर्जी रिलीज टू द सराउंडिंग। मास कितना है इसका 1 kg है, स्पेसिफिक हीट 4200 SI यूनिट, डेल्टा थीटा और क्या देखिए की वैल्यू है, डेल्टा थीटा निकालना है। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू, अगर इसको डेल्टा थीटा ये पूरे टर्म्स को नीचे भेज देता हूँ तो इट कम्स नियर अबाउट 8.333, लेकिन 2 डिजिट तक ही हमको पॉइंट के बाद रखना है, तो 8.33 इसका डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा, डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी, फाइनल टेम्परेचर, अल्टीमेट टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 8.33 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस पेपर से वही है कि मेरा फाइनल कंक्लूजन जो है इस पेपर को लेकर वही है, बहुत पेपर 2 में थोड़े बहुत तो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कंपैरेटिवली पेपर 1 से, लेकिन वही है कि हर क्वेश्चन में बेवजह के बहुत सारे कैलकुलेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं
जो पेपर सॉल्व करने की जो स्पीड है वो नहीं बन पाती है, और उसकी वजह से हो सकता है पॉसिबल हुआ होगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्वेश्चंस आने के बावजूद भी, कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वक्त नहीं मिला होगा, जाहिर सी बात है। तो ओवरऑल ये जो पेपर है लेंदी है, टफ नहीं बोलूँगा लेकिन लेंदी है, और बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पेपर है। चलो ठीक है, जिस किसी को भी इस क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके कोई भी डिफिकल्टीज रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस एग्जाम्स। जब अगले साल आप आओगे, एडवांस जब दोगे, तो भगवान करे कि आपका पेपर हो जो बहुत अच्छे से जाए, इस तरह का गंदे वाले कैलकुलेशन वाला पेपर आपका ना हो। थैंक यू।